जो कुछ मैं आज तुम्हारे साथ करूँगा, बेहतर है कि रुमाल मुंह में दबा लेना, वरना कमरे के बाहर सब तुम्हारी आवाज़ें सुनेंगे। ये सुनकर आबरू की जान हलक में आई थी। अरशद ने अपनी टाई उतारी तो आबरू डर गई। आप क्या इस टाई से मेरे हाथ बांधेंगे? वो डर गई थी। अरशद ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी पैंट की बेल्ट उतारी तो आबरू ने अपनी आंख बंद कर ली। प्लीज़ मारना नहीं, प्लीज़, बहुत दर्द होता है। आबरू की आंखों में आंसू थे। अरशद कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारूंगा? आबरू कहने लगी, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ताकि मुझे ये कहकर। वो चुप थी। अपने एक हाथ से अपना दूसरा बाजू मसलने लगी। अरशद उसके पास आया, कहने लगा, बाजू से आस्तीन ऊपर करो। मगर वो घबरा कर नहीं में सर हिलाने लगी। अरशद कहने लगा, दिखाओ मुझे। ये कहकर उसने जैसे ही उसकी आस्तीन ऊपर करनी चाही तो आस्तीन टाइट थी। उसने एक झटके से बाजू से कमीज फाड़ी तो होश उड़ गए बाजू पर। दाजान, अगर ये आपकी ज़िद है तो ठीक है, फिर मैं भी आपका ही पोता हूँ। आपकी पसंद से शादी कर लेता हूँ, मगर मैं अपनी पसंद से भी शादी करूँगा। जिस लड़की से आप मेरा निकाह करना चाहते हैं वह सिर्फ मेरे नाम पर बैठी रहेगी। इसके अलावा मैं उसका कोई भी हक अदा नहीं करूँगा। अरशद ने दो टुक जवाब दिया था, लेकिन नसरुद्दीन भी अपनी बात के पक्के थे। कहने लगे, मैंने अपने दोस्त को जवान दी है और तुम्हारी बीवी आबरू ही बनेगी। वो कहने लगा, क्या है देखें, आप इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे उसे मेरी बीवी बनाकर, क्योंकि मैं उसे देखूंगा भी नहीं। नसरुद्दीन कहने लगे, ये बाद में देखी जाएगी, फ़िलहाल मैं अपने मरते हुए दोस्त से किया वादा हर सूरत निभाऊंगा। अरशद को समझ नहीं आ रही थी कि वह साफ कह चुका था कि वह अपनी पसंद से ही शादी ज़रूर करेगा, फिर भी उसके दादा ज़िद पर अड़े थे। आखिर क्यों? खैर, उसने आबरू से निकाह कर लिया, लेकिन अब उसे विदा करके घर लेकर आया तो वह घूंघट में ही थी। आबरू को उसके कमरे में बिठा दिया गया। अभी तक वो घूंघट में ही थी। उसने न आबरू का चेहरा देखा, न ही उसका घूंघट उठाने की कोशिश की, बल्कि कमरे में आते ही कहने लगा कि तुम सिर्फ मेरी कागजी बीवी हो, मेरा तुमसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैं तुमसे कोई रिश्ता कायम करूँगा। समझी ना? तुम इस घर में सिर्फ मेरे दादा की पसंद से आई हो, इसीलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं वैसे भी आज रात वापस लंदन चला जाऊंगा और वहां जाकर अपनी पसंद की लड़की से शादी भी कर लूँगा, फिर वापस कभी नहीं आऊँगा। और मेरे दादा ये बात अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे निकाह पर मजबूर किया। देखो लड़की, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है और मुझसे ताल्लुक़ रखने की कोशिश भी मत करना। ये कहने के बाद वो कमरे से जा चुका था। नसरुद्दीन नहीं जानते थे कि पोते ने रात 3 बजे की फ़्लाइट से वापस भी जाना था। ये बात अरशद ने किसी को नहीं बताई थी। चुपचाप वह 2 बजे एयरपोर्ट से निकल चुका था। उसका दोस्त ही उसे लेने आया था। एयरपोर्ट अरशद के दोस्त ने ही उसे छोड़ा था। वो लंदन वापस चला गया। सुबह जब नौकरानी ने दरवाज़ा खटखटाया तो आबरू की आँख खुली थी। अपने कपड़े बदलकर वो सो चुकी थी। उसने आज से पहले कभी भी अरशद को देखा ही नहीं था, ना ही दिल में कोई ऐसे जज्बात थे। उसे तो बस सिर्फ एक ऐसा घर चाहिए था जहाँ उसकी इज्जत महफूज रह सके। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए था। खैर, रात को अरशद की बातें सुनकर उसकी दिल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वह खुद भी ऐसा रिश्ता निभाने के हक़ में नहीं थी। माँ बाप उसके एक हादसे का शिकार हो चुके थे। वह अपने दादा के साथ रहती थी और दादा ही उसकी जिम्मेदारी उठा रहे थे। उसने तो अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया था जब दादा को हार्ट अटैक हुआ। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। तभी उन्होंने अपने दोस्त नसरुद्दीन को बुलाया था। उस वक्त आबरू रोई जा रही थी। तभी हशमत खान ने नसरुद्दीन के सामने अपने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी पोती को अपने घर की बहू बना लो, मुझे तसल्ली रहेगी। इत्तेफाक था कि उन्हीं दिनों अरशद घूमने फिरने के लिए इंडिया आया हुआ था, बस 15 दिन के लिए। अरशद के बड़े दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, एक वही रह गया था, लेकिन वो कह रहा था कि अभी लाइफ एंजॉय करूँगा। लंदन में उसे एक लड़की भी पसंद थी जो कि मुस्लिम थी। मुस्लिम फैमिली से ही उसका ताल्लुक़ था और वो उससे शादी करना चाहता था। घर वालों को भी अभी उसने निदा के बारे में कुछ नहीं बताया था कि दादा ने उसके सर पर बम फोड़ दिया। हशमत साहब से वादा करके आए थे कि चंद दिनों में ही वह आबरू का निकाह अरशद से पढ़वा देंगे, क्योंकि हशमत साहब के पास वक्त बहुत कम था। जिस दिन निकाह हुआ, रुखसती हुई और अरशद वापस लंदन चला गया, उसी शाम को हशमत साहब भी हॉस्पिटल में दम तोड़ चुके थे।
आबरू बहुत रोई थी, वह तन्हा रह गई थी। खैर नसरुद्दीन ने ही हशमत साहब मैयत को दफन करवाए और आबरू का भी बहुत ख्याल रखने लगे। वो सीधी सादी सी लड़की थी, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसका पहनना ओढ़ना उठना बैठना सब ऐसा ही था, आम सी लड़कियों जैसा। लेकिन नसरुद्दीन की फैमिली ब्रांडेड और पढ़ी लिखी थी। उनकी अपनी बहू यानी कि अरशद की माँ रिवाना बेगम साड़ियाँ पहनती थीं। दोनों बड़ू बहू का भी यही हाल था। वो चाहती थी कि अरशद अपनी मर्ज़ी से शादी करे, वो जिस लड़की को भी चाहता था। लेकिन ससुर के सामने अभी भी उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि अरशद के निकाह पर अपने ससुर के सामने कुछ कहती, क्योंकि जहांगीर साहब मना कर चुके थे। कहते थे कि अब्बा ने कह दिया है तो निकाह तो करना पड़ेगा, भले ही वो लड़की अरशद के नाम पर सारी ज़िंदगी बैठी रहे। जहाँ 10 नौकरानी घर में खा पी रही हैं, ज़िंदगी गुजार रही हैं, एक वो भी गुजार लेगी। लेकिन मैं अपने अब्बा के सामने टकराव नहीं कर सकता। आबरू को नसरुद्दीन के अलावा कोई भी पसंद नहीं करता था। इज्जत देना तो बहुत दूर की बात थी। आबरू भी काफ़ी नर्वस सी थी। माहौल बिल्कुल अलग था। उसने तो अपने दादा के घर में बहुत से परिंदे पाले हुए थे, मुर्गी के बच्चे, बकरी के बच्चे। सारा दिन इसका उन्हीं के साथ गुजरता। किसी को खाना खिला देती, किसी को दाना डाल देती, पूरा दिन अपने आप को इन्हीं में लगाए रखते। अब ये भी नहीं कि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, मैट्रिक किया था और 11वीं क्लास में पढ़ रही थी कि अचानक से दादा की तबीयत बिगड़ गई। नसरुद्दीन ने वादा तो किया था कि उसे आगे एजुकेशन दिलवाएंगे। आबरू ने अरशद को देखा तक नहीं था, इसीलिए दिल में उसके लिए ऐसे कोई जज्बात भी नहीं थे। 3 दिन तो आबरू को खाने पीने का होश तक नहीं था, बस अपने दादा को याद करके रोती रहती थी। घर में फ़िलहाल किसी ने उसे कोई काम नहीं कहा था। एक कमरा उसे दिया गया था, वह वहीं रहती थी। कुछ दिन तो नौकरानी उसे कमरे में ही खाना दे जाती थी। जैसे ही अरशद लंदन गया था, रिजवाना बेगम ने उसका कमरा बदल दिया था। कहने लगी, तुम इस कमरे में रहा करो, वो अरशद का कमरा है और वह बंद रहेगा, क्योंकि उसके बहुत से ज़रूरी कागजात वहाँ पड़े हैं। खैर 8 दिन गुजरने के बाद नसरुद्दीन ने आबरू को कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। अब वो ड्राइवर के साथ कॉलेज जाती और वापस आती तो कोई भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। अरशद की दोनों भाभियां उसे ऐसी नज़र से देखती थी जैसे वह कोई गिरी पड़ी चीज़ है। जाहिर सी बात है, जब पति ही बीवी को शादी की पहली रात छोड़कर चला जाए और उससे नफ़रत का इजहार करे तो उसकी फैमिली उस लड़की को कहाँ इज्जत देती है। आबरू बहुत नर्वस सी रहती थी, क्योंकि उसका पहनना ओढ़ना सादा सा था। सलवार कमीज़ पहनती थी, सर पर दुपट्टा रखती थी और दोनों भाभियां काफ़ी मॉडर्न थीं। कभी कभी मूड होता तो घर में भी जीन्स और शर्ट कुर्तियां पहनकर घूमती थीं। दुपट्टा तो लेना उन्हें याद ही नहीं रहता था। खैर कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा, लेकिन फिर नसरुद्दीन एक बार खुद आबरू को मार्केट ले गए, ब्रांड से अच्छे कपड़े दिलवा कर दिए। कहने लगी कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो जो इतने सादे कपड़े पहनती हो, अरे महंगे और अच्छे कपड़े पहना करो, इस घर की बहू हो। एक नसरुद्दीन थे जो आबरू को प्यार भी करते थे और इज्जत भी देते थे, इसीलिए अपने दिन का ज़्यादातर वक्त वो नसरुद्दीन के साथ गुजारने लगी। वो उन्हें दादाजी कहती थी। नसरुद्दीन का खाना पीना, उनकी दवाइयों का ख्याल रखने लगी। कहने लगी, दादाजी मुझे परिंदे पालने का शौक़ है, मुझे बकरी के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दादाजी के घर में सब चीज़ें थीं, लेकिन जब मुझे आपके साथ आना पड़ा तो मैं सब कुछ अपनी पड़ोस में अपनी सहेली को देकर आ गई। क्या मैं यहाँ ये सब पाल सकती हूँ? नसरुद्दीन कहने लगे, क्यों नहीं, पूरी छत खाली है, तुम जितने चाहे परिंदे के पिंजरे कहोगी मैं मंगवा दूंगा। वह खुश हो गई। नसरुद्दीन ने ऊपर छत पर पिंजरे रखवा दिए, जहाँ ऑस्ट्रेलियन और रंग बिरंगे किस्म के तोते थे। अब शाम का ज़्यादातर वक्त आबरू छत पर अपने परिंदों के साथ ही गुजारती थी। जब एक बार अरशद के बड़े भाई असफर की नज़र उस पर पड़ी। इत्तेफाक था कि वह फ़ोन के सिग्नल ना होने की वजह से छत पर आया था और वहाँ फ़ोन पर बातें कर रहा था। जब उसने खिलखिलाती हंसी की आवाज़ सुनी, पलट कर देखा तो एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी कमर तक खुले बाल देखकर वह फ़ोन पर बात करना ही भूल गया था। आज तक उसने आबरू को देखा ही नहीं था। बस ये पता था कि अरशद का निकाह ज़बरदस्ती दादाजी ने एक गरीब लड़की से करवा दिया, जो कि सिर्फ एक कागजी निकाह है। वो लड़की इस घर में बेज़रूरी सामान की तरह पड़ी रहेगी। आबरू की उसकी तरफ पीठ थी। वह परिंदों से बातें कर रही थी, उन्हें दाना डाल रही थी, यूं जैसे वह परिंदे उसकी बात को समझ रहे हैं और बातों का जवाब दे रहे हैं। कुछ देर वो उस लड़की को बड़ी ध्यान से देखता रहा।
वो लड़की खूबसूरती से भरी थी, सादगी में भी एक कमाल का हुस्न रखती थी। असगर ने फ़ोन जेब में रखा और चलता हुआ बिल्कुल आबरू के पीछे खड़ा हो गया। कहने लगा, ए लड़की, क्या कर रही हो यहाँ? अपने पीछे से एक मर्दाना आवाज़ सुनकर आबरू बुरी तरह से उछली थी। जैसे ही पलट कर देखा तो बुरी तरह से घबरा गई थी। सर पर दुपट्टा लिया और कहने लगी, अस्सलाम वालेकुम भाई। उसको पता था कि असफर और इमरान अरशद के बड़े भाई हैं। वो कहने लगा, यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? और मैं तुम्हारा भाई कहाँ से हो गया? वह अभी भी ठीक से या नहीं जानता था कि ये लड़की वही है जो अरशद की बीवी है या कोई और है, कोई नौकरानी है। वो कहने लगी, वो आप रिश्ते में मेरे जेठ लगते हैं तो मैं आपको भाई ही कहूँगी ना। ये सुनकर असफंद हंसने लगा। कहने लगा, कौन सा जेठ? जब मेरा भाई तुम्हें अपनी बीवी ही नहीं मानता तो मैं तुम्हारा जेठ कहाँ से हो गया? ये कहकर उसने अगले ही लम्हे आबरू का हाथ पकड़ा। आबरू तो घबरा गई। कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़ें। कहने लगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। देखो ना, सारी ज़िंदगी तुम मेरे भाई के नाम पर कैसे गुजार सकती हो। अरशद तो लंदन से वापस आने का इरादा ही नहीं रखता और इस जवानी में अपने जज्बात संभालना किसी भी लड़की के लिए आसान नहीं होता। देखो, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। ऐसी बातें वह पहली बार सुन रही थी। बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से अपना हाथ छुड़वाकर सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे उतरी और नसरुद्दीन के कमरे में गई। वह इस वक्त सो रहे थे। पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि इस घर में उसको इस किस्म की बातें भी सुननी पड़ेंगी। जैसे वह अपना सुरक्षित ठिकाना समझ रही थी, उसने अपनी सिसकियों को अपने हाथ मुंह पर रखकर दबाया था। समझ नहीं पा रही थी कि उसे ये बात नसरुद्दीन को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। अगले रोज़ जैसे ही वह कॉलेज से वापस आई तो काफ़ी चुप चुप सी थी। रात के खाने पर सब लोग टेबल पर होते थे, लेकिन उसकी कोशिश होती थी कि खाना अपने कमरे में खाए या फिर नसरुद्दीन के कमरे में खा लिया करे। लेकिन आज तो वह भी टेबल पर बैठे थे, इसीलिए कहने लगे, आबरू बेटा, इधर आओ, खाना हमारे साथ बैठकर खाया करो। नसरुद्दीन ने उसे अपने बराबर में बैठा लिया और ऐन सामने कुर्सी पर असफर बैठा था और उसकी नज़रें आबरू पर टिक गई थी। आबरू कंफ्यूज सी होने लगी। हालांकि असफर के बराबर में उसकी बीवी बैठी थी, लेकिन नज़रें उसकी आबरू की तरफ ही थी। असफर अपना हाथ आबरू के पैर के ऊपर रख चुका था। वह पूरी तरह से छिचकी तो वो मुस्कुराने लगा। आबरू ने अपना पाँव पीछे कर लिया, फिर छत की तरफ इशारा करने लगा कि छत पर आओ, तुमसे काम है। लेकिन वो नज़रें झुकाए चुपचाप खाना खाती रही। नसरुद्दीन उससे पूछते रहे कि बेटा, कॉलेज में तुम्हारा दिल तो लग गया? वह कहने लगी, जी दादाजी। रिजवाना बेगम माथे पर बल डाले उसे देख रही थी। उनको वो लड़की एक आंख अच्छी नहीं लगती थी जो ज़बरदस्ती उनके गले पड़ी थी। वो सिर्फ नसरुद्दीन की वजह से चुप थी, वरना शायद उसे घर से दाखिल भी ना होने देती, क्वार्टर में रखती। खैर, अगले रोज़ जब आबरू कॉलेज से बाहर आई तो ड्राइवर की जगह असफर गाड़ी में बैठा था और उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो बुरी तरह से घबराई कि ये मुझे लेने क्यों आया, लेकिन उसे गाड़ी में बैठना था, घर जाना था। जैसे ही उसने पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलना चाहा तो अफसर ने फ्रंट सीट की तरफ इशारा किया और वहीं का लॉक भी खोला। वो असफर की गाड़ी के पास आई और कहने लगी, असफर भाई, मैं पीछे बैठूंगी। वह कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, इसीलिए आगे बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। वो बेहद नर्वस थी, क्या पता उन्हें क्या बात करनी है। खैर, आगे आकर बैठ गई क्योंकि उसे घर के रास्तों का पता नहीं था। आबरू ने अपना बैग बीच में रख लिया और ख़ुद बिल्कुल खिड़की के साथ होकर बैठ गई। असफर ने जब उसे यूँ देखा तो कहने लगा, सीधी होकर बैठो, खिड़की के साथ चिपक कर क्यों बैठी हो? चिपकने का इतना ही शौक़ है तो मेरे साथ चिपक जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। वो कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज़ गाड़ी ज़रा तेज़ चलाइए, मुझे घर जाना है। वो कहने लगा, तुम्हें भी जल्दी क्या है? देखो, मैंने तुमसे उस रात भी छत पर कुछ कहा था और तुम नज़रअंदाज कर गई। कल भी तुम्हें इशारा किया कि ऊपर छत पर आओ। मैं काफ़ी देर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, लेकिन तुम नहीं आई। देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत नुकसान में रहोगी। ऐसा करो, रात को अपने कमरे के दरवाजे का लॉक मत लगाना, खुला रहने देना। मैं जब आऊँगा चुपचाप तुम्हारे कमरे से चला भी जाऊँगा, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी। साथ साथ वो गाड़ी चला रहा था और साथ साथ उसके साथ गलत बातें भी कर रहा था। आबरू का बस नहीं चल रहा था कि गाड़ी से नीचे उतरकर कहीं भाग जाए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जैसे ही वह घर पर पहुंची, सीधा अपने कमरे में भागती हुई गई। कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। क्या करें?
ये शख्स तो उसे बर्बाद करने पर तुला था। यही सोचने लगी कि वो नसरुद्दीन साहब से सब कुछ कह देगी। रात को वह सो रही थी, तब उसे लगा कि उसके दरवाजे पर दस्तक हो रही है। ये देखकर तो उसकी जैसे जान निकली थी, लेकिन चुपचाप अपना चादर लपेटकर आंखें मूंद गई थी। लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कमरे की खिड़की खुली है। उसकी तो जैसे जान निकली थी। दरवाज़ा तो उसने अच्छे से लॉक किया था, लेकिन खिड़की की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। और वैसी भी खिड़कियां बंगले की पिछली तरफ खुलती थी, जहां नौकरानी के क्वार्टर वगैरह बने हुए थे। आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि इस खिड़की को खोलता। तो इसके कमरे में आया था और आबरू की मानो जान निकली थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा जब उसे असफर की आवाज़ आई। कहने लगा, कहा था ना तुमसे दरवाज़ा लॉक मत करना। तुम क्या समझती हो, दरवाज़ा बंद करोगी तो क्या मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? वो उठकर बैठ गई, अपना दुपट्टा खुद पर लपेटा और कहने लगी, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं। मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ। बस फिर उसने जेब से सिगरेट निकाली और सुलगाने लगा और कहने लगा, लेकिन मैं तो इसी किस्म का आदमी हूँ। तुम्हें पता है, इस बंगले की कई नौकरानी को मैं ऐसे ही खुश करता हूँ, साथ में पैसे भी दे देता हूँ। उसने अपनी आंख मीच करके कहा। वो कहने लगी, मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, खुदा के लिए आप जाएं यहाँ से। असफर की बात सुनकर तो वो डर गई थी। कहने लगा, चलो शाबाश, मुझे खुश करो, मैं तुम्हें पूरे 10,000 दूंगा। आबरू कहने लगी, अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं शोर मचा दूंगी। ये कहते ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ कहना शुरू कर दिया। असफर तो बुरी तरह से घबराकर खिड़की से बाहर भागा था। जल्दी से आबरू ने खिड़की बंद की, धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। सामने रिजवाना बेगम कहने लगी, क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? कहने लगी, मुझे लगा मेरे कमरे में चोर आ गया है। ऐन उस वक्त लाउंज के अंदर असफर दाखिल हुआ। कहने लगा, क्या हुआ, किस बात का शोर है? रिजवाना बेगम कहने लगी, पता नहीं, इसे लग रहा है जैसे कोई चोर इसके कमरे में आ गया। वो कहने लगा, मैं देखता हूँ। फिर कमरे की हर चीज़ देखी। रिजवाना बेगम कहने लगी, हुआ क्या? कहने लगी, कुछ भी नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये लड़की जानबूझकर हमें रात को परेशान कर रही है। रिजवाना बेगम कहने लगी, तुम इस वक्त कहाँ थे? कहने लगा, मेरा एक दोस्त आया था, उससे मिलने गया था। अभी बस आया ही था कि चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो झूठ बोल गया था। आबरू ने दरवाज़ा बंद करके लॉक कर लिया, लेकिन बाहर रिजवाना बेगम ने से असफर कहने लगा, इस लड़की को आपने पाल रखा है क्यों, और इसे नौकरानी के साथ क्वार्टर में चलता करें। रिजवाना बेगम कहने लगी, मेरा बस चले तो ऐसा ही करूं, पर तुम जानते हो ना अपने दादा को, उसने इस लड़की को हमारे सर पर हमारी बहू बनाने का ख्वाब देखा है। पता नहीं ये बुढ़ा कब मरेगा। ये मरे तो मैं इस लड़की को उसकी असल औकात याद दिला दूं। अंदर बैठी आबरू इन दोनों की बातें सुनकर रो रही थी। खैर, असफर ने अगले दिन उसे छत पर परिंदों के साथ बातें करते देखा तो मुंह में डाला हुआ सिगरेट उसके बाजू पर लगा दिया। वह बुरी तरह से बिलबिला उठी। उसके गोश्त में जलती हुई सिगरेट लगी तो वो दर्द से तड़प उठी। बोली, आपने ये क्या किया है? तुम इंसान हो या जानवर? वो रो रही थी क्योंकि खून बहने लगा था। जलन शिद्दत से हो रही थी। वो कहने लगा, ये तो एक डेमो है। अगर तुमने दोबारा चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारा पूरा जिस्म सिगरेट से दागदार कर दूंगा और मुझसे कोई नहीं पूछेगा। और हाँ, अगर तुमने मेरे दादा को कुछ भी कहने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो वह दिन तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम कहाँ जाओगी? किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। अरे तुम्हारा तो अपना पति तुम्हें छोड़ गया, तो हमसे क्या उम्मीद रखती हो? मैं तो फिर तुम पर एहसान कर रहा हूँ। तुम्हारे जज्बात भी ठंडे रहेंगे और तुम भी इस घर में बसी रहोगी, वरना मैं जाकर ड्राइवर, माली में से किसी भी नौकर के साथ तुम्हें बदनाम कर दूंगा। तो जो दाव तुम्हें इज्जत से यहाँ लाए थे वही धक्के देकर निकाल देंगे। ये सुनकर आबरू बेहद घबरा गई थी, डर गई थी। जल्दी से नीचे चली गई, अपने कमरे में जाकर रोने लगी कि वह किस बड़ी मुसीबत में फंस गई है। अब उसे एहसास हुआ था कि पति पास ना हो और इज्जत ना दे तो औरत को ना तो सुरक्षा मिलती है, ना ही इज्जत मिलती है, बल्कि अपनी इज्जत का खौफ ही रहता है। लेकिन असफर बार बार इस बात पर जोर देने लगा कि वह उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। जब भी वह इनकार करती तो वह बहाने बहाने से कभी किचन में चला जाता, जलता सिगरेट उसकी कमर पर लगा देता और वह तड़प कर रह जाती, लेकिन उफ भी नहीं कर सकती थी। वो इतनी होशियारी से ये सब कुछ करता कि किसी की नज़रों में भी नहीं आता था। चाहता था कि आबरू अपनी ज़ुबान बंद करे और इसकी बात भी मान ले।
एक दिन नसरुद्दीन साहब की तबीयत बिगड़ी। उनके सीने में बहुत शिद्दत से दर्द उठा। वैसे भी दिल के मरीज थे, हॉस्पिटल जाते जाते दम तोड़ चुके थे। उस दिन सही मायनों में आबरू फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि जानती थी कि अब उसकी ज़िंदगी में कौन सी मुश्किलात आने वाली हैं। लेकिन दादा की मृत्यु पर अब अरशद को भी आना पड़ा। जिस लड़की से वो मोहब्बत करता था, वह लड़की उसे बुरे तरीके से ठुकरा चुकी थी, क्योंकि उस लड़की को कोई और अमीर आदमी मिल गया था। अरशद बहुत टूटे हुए दिल के साथ वापस आया था। दादा की मृत्यु के वक्त पहली बार उसने आबरू को दादाजी का कफन पकड़ते फूट फूट कर रोते देखा था। उसे समझ नहीं आया कि वह लड़की कौन। लड़की बेहद मासूम और खूबसूरत थी। ये कोई मुश्किल से 17 साल की थी। उसे लगा शायद कोई नौकरानी है, क्योंकि दादाजी का रवैया अपने नौकरों से भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। सब उन्हें दादाजी ही कहते थे और वह भी दादाजी कहकर रोई जा रही थी। दूसरी तरफ आबरू ने आज तक अरशद को देखा ही नहीं था। कभी उसकी तस्वीर देखने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ था। आबरू को पता था कि दादा की मृत्यु पर अरशद भी वापस आ चुका है। खैर, नसरुद्दीन को दफना दिया गया। आबरू अपने कमरे में रो रही थी जब मेहमानों के जाने के बाद रिजवाना बेगम उसके कमरे में आई और कहने लगी, जिस शख्स के बलबूते पर तुम इस घर के अंदर रह रही थी वो तो अब चला गया, इसीलिए अब हम तुम्हें तुम्हारी औकात में रखेंगे। चलो खड़ी हो जाओ यहाँ से। वो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँगी। आबरू को लगा शायद रिजवाना बेगम उसे घर से धक्के देकर निकाल देंगी। कहने लगी, जाओ जाके क्वार्टर में लेटो और आज के बाद क्वार्टर में ही रहना। घर के छोटे मोटे काम आज के बाद तुम करोगी। वह अपनी अलमारी से कपड़े और किताबें अपना बैग उठाकर बाहर गई। नौकरानी ने उसे एक क्वार्टर भी दिखा दिया जहां उसने अपने कपड़े अलमारी में रखे। छोटा सा कमरा, एक चारपाई बिछी हुई थी, एक छोटा सा टेबल और कुर्सी भी थी। टेबल पर उसने अपना बैग रखा। सोचने लगी, पता नहीं अब उसको ज़िंदगी में और कौन कौन सी मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। पता नहीं आगे पढ़ भी पाएगी या नहीं। खैर, और दिन और रात गुजर चुका था। घर के छोटे मोटे काम वह कर रही थी। अरशद की नज़र उस पर पड़ी तो उसे लगा सच में ये लड़की कोई नौकरानी है। लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत थी। अब तक उसे कहीं भी अपनी बीवी पर नज़र नहीं आ रही थी, जिसको इसके दादा ने ज़बरदस्ती उसके साथ बांध दिया था। एक बार उसने रिजवाना बेगम से पूछा। कहने लगा, मॉम, क्या वह लड़की वापस चली गई? रिजवाना बेगम कहने लगी, कौन सी लड़की? अरशद कहने लगा, वही जिससे दादाजी ने मेरा निकाह करवाया था, उनके दोस्त की पोती। रिजवाना बेगम ने हैरत से उसे देखा। कहने लगी, क्या तुमने कभी उसे नहीं देखा? कहने लगा, नहीं, घूंघट में थी। मैं तो दरवाजे से बातें सुनाकर बाहर निकल गया था, मैंने उसे नहीं देखा। रिजवाना बेगम ने सुकून का सांस लिया था। कहने लगी, हाँ, वह चली गई, किसी लड़के के साथ उसका चक्कर चल रहा था। अरशद ने भी दोबारा नहीं पूछा। एक बार सुबह जॉगिंग के लिए अपना ट्रैक सूट पहनकर बाहर निकला तो देखा वही लड़की यूनिफॉर्म में चौकीदार से बातें कर रही थी। कहने लगी, चौकीदार बाबा, मुझे बताएं ना, यहाँ मेन रोड से मेरे कॉलेज कौन सी बस जाएगी? वो कहने लगी, बिटिया, मुझे क्या पता तुम्हारा कॉलेज कहाँ है। तभी अरशद चलता हुआ उसके पास आया। कहने लगा, आप खुद क्यों नहीं छोड़ आते इसे कॉलेज? अभी तो यहाँ किसी पहरेदारी की ज़रूरत नहीं है, जाएं इसे छोड़ आएं। चौकीदार कहने लगा, जी मैं छोड़ आता हूँ। अरशद को लगा शायद वह चौकीदार की बेटी है। चौकीदार उसे मेन रोड पर ले गया। फिर किसी से पूछा कि गर्ल्स कॉलेज कौन सी बस जाएगी। आबरू को उसकी बस में बिठाकर वापसी का किराया भी चौकीदार ने दिया, क्योंकि जानते थे कि वह उस घर की बहू है और वह भी जानता था कि घर वालों का रवैया उसके साथ कैसा है। कॉलेज तो आबरू चली गई थी, लेकिन वापसी में समझ नहीं आ रहा था कि किस बस में बैठकर आई थी, इसीलिए बस स्टॉप पर खड़ी बहुत घबराई हुई थी। एक पल बारिश शुरू हो गई। वह भीग चुकी थी, रो भी रही थी कि अब क्या करें, कहाँ जाए और कहाँ नहीं। इत्तेफाक था कि अरशद अपनी गाड़ी से वहीं से गुजर रहा था। आबरू को देखकर गाड़ी उसके पास खड़ी कर दी। अरशद को देखकर आबरू घबरा गई। उसे नहीं पता था कि वो कौन है, बस ये पता था कि कोई मेहमान उनके घर पर आया है। अरशद ने खिड़की का शीशा नीचे किया। कहने लगा, गाड़ी में बैठो, मैं भी घर जा रहा हूँ। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना, बस मुझे बता दे कि घर तक कौन सी बस जाती है, मुझे बस का नाम नहीं पता। वो कहने लगा, गाड़ी में बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ, मैं वैसे भी घर ही जा रहा हूँ। वो पिछली सीट पर बैठ गई, बेहद घबराई हुई थी। अरशद जब घर पहुँचा तो लॉन में ही उसकी माँ खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी से उतरते हुए आबरू को देखा तो उस पर चिल्लाने लगी, कहाँ दफ़ा हो गई थी तुम? किससे पूछकर कॉलेज गई थी?
ये सुनकर अरशद को कुछ हैरत हुई, क्योंकि चौकीदार चुपचाप था और कहने लगे, अरशद तुम इसे अपने साथ क्यों लेकर आए हो? कहने लगा, इत्तेफाक है कि मैं गुजर रहा था, उसे बस स्टॉप पर देख लिया, आना तो इसने भी घर पर ही था। क्या हुआ मॉम? कहने लगी, कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। अरशद अंदर की तरफ जाने लगा, तभी उसकी माँ ने बड़ी ज़ोर से आबरू का कान पकड़कर मरोड़ कर रख दिया था कि वो करहा कर रह गई। अरशद अंदर चला गया, क्योंकि घर के मामले में वह नहीं बोलता था। अब वह देखता था कि उसकी भाभियाँ, उसकी माँ उस लड़की पर हर वक्त चीखती पुकारती रहती थी। पता नहीं उस लड़की को काम करना नहीं आता था। खैर वो अपने पापा के ऑफिस में आने जाने लगा। पता नहीं क्यों उसे आबरू इतनी भी कसूरवार नहीं लगती थी, लेकिन घर की नौकरानी थी, इसीलिए वो बोलते कुछ नहीं था। मगर एक बार वकील साहब ने उसके सर पर बम फोड़ दिया। कहने लगे, नसरुद्दीन साहब ने अपनी वसीयत लिखवाई थी और कहा था बाद में सबको सुना दूं। मैं ये वसीयत आपके घर में बैठकर सब सदस्य के सामने ही सुनाऊंगा। इसीलिए वकील साहब घर आ गए। सब बैठे थे सिवाय आबरू के। अरशद तो ये तक नहीं मालूम था कि जिससे उसने निकाह किया उसका नाम आबरू है। वकील साहब कहने लगे, क्या सब मौजूद हैं? तो रिजवाना बेगम कहने लगी, हाँ जी सब मौजूद हैं। वकील साहब आपने जो कहना है वह कहें। वो कहने लगे, ये आबरू कौन है? ये सुनकर रिजवाना के माथे पर बल पड़े और जहांगीर साहब भी कहने लगे, वकील साहब उसका क्या काम है, हम नसरुद्दीन की सगी औलाद हैं। वो कहने लगे, वो भी शायद आपके बेटे की बीवी है। वसीयत में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक आबरू का यहाँ होना ज़रूरी है। ये सुनकर अरशद कुछ हैरान हुआ। कहने लगा, वो लड़की तो शायद। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, रिजवाना बेगम ने उसे चुप करवा दिया। कहने लगी, सकीना अम्मा ज़रा आबरू को लेकर आए। ये सुनकर अरशद ज़रूर हैरान रह गया था, क्योंकि उसकी माँ तो कह रही थी वो घर में होती ही नहीं, किसी के साथ भाग गई है। कुछ देर के बाद किचन से दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए आबरू लाउंज में आई थी। वकील साहब ने नाक से चश्मा ऊपर करके उसे गौर से देखा और कहने लगे, ये है आबरू जी? हाँ। हैरत का झटका तो अरशद को भी लगा था। वकील ने जब उसका सादा सा हुलिया देखा तो कहने लगे, बेटी मिसेज आबरू अरशद। आबरू बेहद नर्वस थी। रिजवाना बेगम की तरफ देखने लगी, जिनके माथे के बल उसे देखते ही पड़ जाते थे। कहने लगी, बैठो कुर्सी पर। वकील साहब के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। अरशद बिना आंखें झपकाए उसे ही देख रहा था। वकील ने कहा कि नसरुद्दीन साहब ने अपनी सारी जायदाद इस लड़की के नाम लगा दी है। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ चुके थे। जहांगीर साहब हलक के बल चिल्लाए थे, भाट अब्बा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? सबको ही हैरत का बहुत ज़ोर का झटका लगा। वो कहने लगे, जब तक ये लड़की नहीं चाहेगी ये अपनी जायदाद किसी के नाम नहीं लगा सकती, अपने पति के नाम भी नहीं। जब तक इस लड़की का साइन नहीं होगा बैंक से ना तो आप पैसा निकाल सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस लड़की के साथ किसी ने भी किसी किस्म की ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो नतीजा बहुत बुरा निकल सकता है। ये चाहे तो आप सब लोगों को बेदखल कर सकती है, क्योंकि ये मालिक है। ये सुनकर तो सबके होश उड़ कर रह गए थे। फिर कहने लगे, आबरू बताइए, आप इस घर में खुश तो हैं? आपको यहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं? आबरू ने जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगे, ये अरशद कौन है? अरशद सामने आकर खड़ा हो गया। अब तक की सूरत हाल से वह हैरान और ताज्जुब ही था। वो कहने लगे, आपके दादा की वसीयत के मुताबिक आपकी बीवी आपके साथ आपके कमरे में रहेगी और आप उसकी किसी भी किस्म की तकलीफ़ नहीं देंगे। अगर ये लड़की आपके बच्चे की माँ बन गई तो मसला हल है, और अगर नहीं बनी तो जब तक ये आपके बच्चे की माँ नहीं बन जाती आप सब लोग फूटी कौड़ी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर कहने लगा, आप इस लड़की के पति हैं, इसीलिए इसको इस घर में इज्जत दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। देखें, इस लड़की की हुलिये से मुझे नहीं लग रहा कि इसके साथ इस घर में अच्छा सलूक हो रहा है। रिजवाना बेगम कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, असल में इसे किचन के काम में बहुत दिलचस्पी है, और किचन का काम तो आपको पता है, नए कपड़े तो पहनकर नहीं किया जा सकता। और अरशद को किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं, वह अपनी बीवी के हाथ का ही खाना खाता है। अरशद को पहली बार पता चला कि वो उसकी बीवी है, वरना वो तो उसे उसके घर की नौकरानी ही समझ रहा था। वकील साहब कहने लगे, मैं अचानक क्यों ही आ जाया करूँगा और देखूँगा कि वाकई ये लड़की इस घर में खुश है या नहीं। बिना खबर के आऊँगा। जब मुझे ये तसल्ली हो जाएगी कि सच में सब कुछ ठीक है और ये लड़की अपने पति के साथ खुश है, तो इस लड़की का साइन लेने के बाद आपको पैसे मिल सकते हैं। फ़िलहाल
2 महीने तक किसी को कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये सुनकर सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए, क्योंकि जो कुछ था वह नसरुद्दीन के अकाउंट में था। बेटों के अकाउंट में जो थोड़ी बहुत रकम थी वह उनकी अय्याशियों की नज़र हो जाती थी। पोतों के अकाउंट्स में उनकी बीवियों की शॉपिंग से कुछ भी नहीं बचता था। और जहांगीर साहब के अकाउंट में तो सिर्फ 4-5 लाख थे। इतने तो वो 10 दिन में उड़ा देते थे। वकील साहब जा चुके थे। रिजवाना बेगम कहने लगी, मुझे पहले ही पता था आपका बाप कोई ना कोई मुसीबत हमारे गले में डाल कर जाएगा। हमने तो सोचा था कि मर गया तो इस लड़की को उसकी औकात में रखेंगे, लेकिन आपका बाप जो कुछ करके गया है अच्छा नहीं करके गया। जहांगीर साहब तो सर पकड़े बैठे थे, कहने लगे 2 महीने कैसे गुजारा होगा। अरे इस लड़की के साथ अच्छा रवैया रखो, अगर इसके मुंह से एक भी उल्टा लफ्ज़ निकल गया ना तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, हमारा दिवालिया निकल जाएगा। रिजवाना बेगम तो गुस्से में आकर अपने कमरे में जा चुकी थी। असफर और उसकी बीवी इमरान और उसकी बीवी भी अपने अपने कमरों में चले गए थे। पूरा लाउंज खाली हो चुका था। बस आबरू कुर्सी पर बैठी थी और अरशद उसे ही देखे जा रहा था। दादा ने भी उसे बड़ी बुरी तरह से फंसा के रख दिया। वो तो फिलहाल उसे बीवी ही कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, फिर बच्चा। अरशद भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन नींद उसे भी नहीं आई थी, क्योंकि उसकी माँ ने तो उसे झूठ बोला था। फिर दादा ने सारा कुछ उस लड़की के नाम क्यों लगा दिया और यही शर्त क्यों रखी कि वह अरशद के बच्चे की माँ बने। अकाउंट तो उसका भी खाली था, क्योंकि सबके अकाउंट में पैसे उसके दादा ही भिजवाते थे। खैर बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। सुबह नाश्ते पर सब लोग अपने सर पकड़कर बैठे हुए थे। कहने लगे अब सब कुछ अरशद पर है। अरशद ने चाय का कप होठों पर अभी ले जाना शुरू ही किया था। माँ की बात सुनकर कप वापस रख दिया। आपका क्या मतलब, मुझ पर क्या है? वो कहने लगी, इस लड़की को अपने पास रखो, अपने कमरे में रखो, कोशिश करो कि जल्द से जल्द वह तुम्हारे बच्चे की माँ बन जाए। उसके बाद इस लड़की से दादा की एक एक चीज़ तुम अपने हाथ में ले लेना। फिर चाहे तो इस लड़की को धक्के मारकर निकाल देना, हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। अरशद कहने लगा, मॉम ये मुसीबत नहीं पाल सकता मैं। शायद आपके लिए बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए है। जब वो मेरे बच्चे की माँ बनेगी तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। रिजवाना बेगम कहने लगी, लानत भेजना उस पर भी और उसके बच्चे पर भी। फ़िलहाल उसे कमरे में रखो, कमरों में रखोगे तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाएगा। अरशद ने वही नाश्ता छोड़ा और खड़ा हो गया। कम से कम मुझसे ये सब नहीं हो सकता। जहांगीर साहब कहने लगे, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? देखो 1 महीने बाद वह वकील का बच्चा अचानक कभी भी आ सकता है। बेहतर है कि इसे अच्छे कपड़े दिलाओ और अपने कमरे में रखो। हो सकता है वह किसी वक्त सुबह आ जाए। लड़की तुम्हारे कमरे से बाहर निकलनी चाहिए। अरशद उठकर लाउंज से बाहर निकल चुका था। ऑफिस में भी उसका दिमाग घूमता रहा, लेकिन फिर सोचने लगा कि उसके अलावा तो और कोई चारा भी नहीं है। रात को जब खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गया तो पहले ही आबरू उसके कमरे में बैठी हुई थी। इसी डरी हुई सहमी हुई अपनी उंगलियां चटका रही थी। अरशद ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। वो जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। कहने लगी, वो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो आपकी अम्मी ने मैं वापस चली जाती हूँ, मैं क्वार्टर में सो जाऊँगी। वो बेहद घबराई हुई थी। अरशद ने कुछ नहीं कहा, उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसे सर से पैर तक देखा। कपड़ों से पसीने के साथ साथ किचन के मसालों की बू भी आ रही थी। वो वैसे ही नफासत पसंद था, इसीलिए अपना चिढ़ाता हुआ चंद कदम पीछे हटकर कहने लगा, अपना हुलिया देखा है तुमने? जाओ जाकर नहाओ और कुछ साफ़ सुथरे कपड़े पहनो। अब बच्चा पैदा करना भी ज़रूरी है। वह मुंह में बड़बड़ाया था, लेकिन ये सुनकर आबरू के होश जरूर उड़े थे। कहने लगी, नहीं नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे हाथ भी मत लगाइएगा। अरशद कहने लगा, मेरा मीटर वैसे भी शॉर्ट हो चुका है, ज़्यादा बड़बड़ करोगी तो मैं तुम्हारा साथ जो करूँगा तुम याद करोगी। फिर अलमारी के पास गया, अलमारी खोली, सिर्फ उसी के कपड़े थे। अपना एक ट्राउज़र शर्ट उसको दिया। कहने लगा, जाओ अच्छे से नहाना और ये पहन कर आओ। आबरू के हाथ काँप रहे थे जब उसने अरशद के हाथ से उसका ट्राउज़र और शर्ट पकड़ी थी। फिर वो वॉशरूम में चली गई। नहाते हुए रो रही थी। अभी तक उसके जिस्म पर सिगरेट के जख्म के निशान बाकी थे। पता नहीं अब ये शख्स मेरे साथ क्या जुल्म करेगा। वो बेहद घबराई हुई थी, डरी हुई थी। नहाने के बाद अरशद के ही ट्राउज़र शर्ट में वह बाहर आई। उसके लंबे घने गीले बाल देखकर अरशद उसके करीब आया था। ड्रेसिंग टेबल से स्प्रे की बोतल पकड़ी और आबरू पर स्प्रे करने लगा। वो कई कदम पीछे हटी थी,
लेकिन वो आधी बोतल से उसे नहला चुका था। पूरा कमरा खुशबू से भर चुका था, लेकिन अभी तक अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसके करीब जाए, क्या करेगा। कुछ देर अरशद ने आंखें बंद करके अपने आप को उस रिश्ते के लिए तैयार किया जो मजबूरन ही उसे निभाना था, वह भी तब तक जब तक कि आबरू प्रेग्नेंट न हो जाती। खैर, अभी तक वो अपने ऑफिस के कपड़ों में ही था। जैसे ही उसके करीब आकर अपने होंठ उसके होंठों के करीब की, आबरू एकदम पीछे हटी और इनकार करने लगी। अरशद को गुस्सा आया था। एक तो पहले ही अपने आप को उस लड़की के करीब ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, और उस पर उस लड़की का पीछे हटना और उसका साथ न देना उसे और गुस्सा दिला चुका था। अरशद कहने लगा, देखो, अगर तुम यूँ दूर दूर होने की कोशिश करोगी, मेरे लिए और मुश्किल पैदा करोगी, तो फिर जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूँगा बेहतर है कि रुमाल मुंह में दबा लेना, वरना कमरे के बाहर सब तुम्हारी आवाज़ें सुनेंगे। ये सुनकर आबरू की जान हलक में आई थी। अरशद ने अपनी टाई उतारी तो आबरू डर गई। आप इस टाई से मेरे हाथ बांधेंगे? वो डर गई थी। अरशद ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी पैंट की बेल्ट उतारी तो आबरू अपनी आंखें भींच गई। प्लीज़ मारना मत, बहुत दर्द होता है। आबरू की आंखों में आंसू थे। अरशद कहने लगा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगा? आबरू कहने लगी, आप भी मुझे इसीलिए कमरे में लाए हैं ताकि मुझे। ये कहकर वो चुप हुई थी। अपने एक हाथ से अपना दूसरा बाजू मसलने लगी। अरशद उसके पास आया, कहने लगा, बाजू से आस्तीन ऊपर करो, मगर वो घबरा कर नहीं में सर हिलाने लगी। अरशद कहने लगा, दिखाओ मुझे। ये कहकर उसने जैसे ही उसकी आस्तीन ऊपर करनी चाही तो आस्तीन टाइट थी। उसने एक झटके से बाजू से समीज फाड़ी तो होश उड़ गए बाजू पर। अगली सुबह जब वो उठा तो देखा कि आबरू बड़ी बेखबरी से सो रही थी। बाल उसके खुले हुए थे। अरशद ना चाहते भी उसके बारे में सोचने लगा। बड़ी सीधी लड़की थी, सबकी जुल्म और ज्यादती बड़ी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। अरशद को अपने भाई पर बड़ा गुस्सा भी आया और अफसोस भी हुआ। उसके घर वाले इस लड़की के बारे में क्या सोच रखते थे? सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए वह उस लड़की से रिश्ता कायम करने के लिए कह रहे थे कि वह बच्चा पैदा करे, और सब कुछ अपने नाम करवाने के बाद अरशद आबरू को बच्चे समेत बेघर कर दे और वह दर दर की ठोकरें खाए। अपने दादा का फैसला अरशद को कुछ इतना भी ख़राब नहीं लग रहा था। जिस लड़की से अरशद ने मोहब्बत की थी, चंद पैसों की खातिर वो उसे ठोकर मारकर जा चुकी थी। उसकी 2 साल की मोहब्बत को भुला चुकी थी। खैर, अरशद उसके पास आया और बेड पर बैठ गया। आज के बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। अपनी उंगली से उसके आबरू के बालों को पीछे किया तो आबरू हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरशद को अपने बराबर में बैठे देखा तो जल्दी से उठकर बैठ गई। जल्दी से अपने बालों को लपेट कर जूड़ा बना लिया। रात को बाल गीले थे, इसीलिए उसने अपने बालों की चुटिया नहीं की थी। अरशद कहने लगा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर कहीं बाहर चलते हैं। वो कहने लगी, मैं क्यों जाऊंगी आपके साथ? देखें, आपको जो कुछ चाहिए वह ऐसे ही साइन कर देती हूँ मैं। आप अपना सब कुछ ले लें, मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए। आपके दादा की जायदाद पर आप लोगों का हक है, मेरा नहीं है। आप जहाँ कहेंगे मैं साइन कर दूंगी, लेकिन प्लीज़ मेरे करीब मत आइएगा, और ना ही मैं आपका बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। आप लोग तो मुझे बाहर निकाल देंगे, मेरे साथ साथ एक नन्हा सा वजूद भी बेआसरा हो जाएगा। देखें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। आप बेशक दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आप कर लें, बस मुझे एक ऐसा क्वार्टर या कमरा दे दें जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूँ। मैं पढ़ना चाहती हूँ, जब अच्छा पढ़ लूँगी, अच्छी जॉब करने लगूँगी तो मैं आपका घर छोड़ दूँगी। मुझे आप लोगों का कुछ नहीं चाहिए। आबरू नहीं चाहती थी कि अपने साथ साथ किसी नन्हे वजूद का भी सड़कों पर रोलती फिरे। अरशद कहने लगा, जो कह रहा हूँ बस वह करो, सवाल ज़्यादा मत करो। वह लड़कियाँ जो ज़्यादा सवाल जवाब करती हैं मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आबरू कमरे से बाहर जा चुकी थी। सुबह सुबह का टाइम था। पहले अपने क्वार्टर में गई, अपने कपड़े बदले, फिर अरशद के कमरे में आ गई। तब तक वह भी नहाकर फ्रेश हो चुका था। फिर उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लेकर आया। अभी भी सब लोग सो रहे थे। अब सब लोग देर से ही उठते थे। उसे गाड़ी में बिठाकर एक मॉल में ले गया। सुबह सुबह का वक्त था, इसीलिए ज़्यादा दुकानदार नहीं बैठे थे, लेकिन कुछ लोगों की दुकानें खुल चुकी थी। उसने आबरू के लिए कपड़े खरीद दिए। जब उसे वापस घर लेकर आया तब तक सब नाश्ता कर चुके थे। रिजवाना बेगम ने जब आबरू को अरशद के साथ देखा तो माथे पर बल पड़ गए। कहने लगी, तुम इसको कहाँ लेकर गए थे? अरशद कहने लगा, मॉम, इसके पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, इसीलिए मैं बाजार ले गया था। फिर आबरू से कहने लगा, जाओ आबरू, तुम कमरे में जाओ।
ये सारे कपड़े अलमारी में हैंगर कर दो। वो चुपचाप चली गई। रिजवाना बेगम कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है इसको इतना सर चढ़ाने की? वो कहने लगा, ठीक है, मैं सर पर नहीं चढ़ाता। वकील आएगा, पूछेगा तो क्या जवाब देंगी आप? ठीक है, मैं नहीं रखता इसका ख्याल। अगर वकील ने पूछा कि अभी भी आबरू पुराने कपड़ों में है तो जवाब आप दे दीजिएगा। ये सुनकर रिजवाना बेगम कहने लगी, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। वो कहने लगा, सिर्फ मैं उसके साथ ठीक नहीं रहूँगा, आपको भी अपना रवैया बेहतर करना पड़ेगा, जैसा कि बहुओं के साथ रखा जाता है। रिजवाना बेगम ने भी हामी भर ली थी। शाम को जब ऑफिस से अरशद वापस आया तो सब लोग अपने अपने कमरों में थे। लाउंज में सिर्फ डिनर के लिए सब इकट्ठे होते थे। उसे लगा इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाता, उसे लगा जैसे किचन में किसी मर्द की आवाज़ आ रही है। अरशद दबे पांव जब किचन में गया तो अशफर आबरू के करीब खड़ा उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। अरशद को तो जैसे आग लगी। बुलंद लहजे में बोला कि क्या कर रहे हैं आप भाई? अरशद की आवाज़ सुनकर अशफर का तो जैसे रंग उड़ा था। अरशद तेज कदमों से चलता हुआ उसके पास पहुंचा, माथे पर बल डाले आबरू का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खड़ा कर लिया। फिर अशफर के से कहने लगा, आप क्या करने आए थे यहाँ पर? क्या आपकी बीवी यहाँ काम करती है जो आप किचन में आए हैं? अशफर को तो बुरी तरह से बौखला गए। कहने लगा, वो मैं तो नौकरानी को कहने आया था चाय का। अरशद कहने लगा, मैं देख चुका हूँ कि आप क्या कर रहे थे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के पास खड़े होने की? देखे भाई, मैं आपकी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ। आज तक मैंने कभी आपकी बीवी को या इमरान भाई की बीवी को आंख उठाकर नहीं देखा। इन्हें अपनी बहनें समझता हूँ। अगर मेरी बीवी पर अगर किसी ने गलत नज़र डाली तो मैं भूल जाऊंगी कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। खबरदार, जो मैंने आपको आइंदा आबरू के आसपास भी देखा। आपको कोई हक नहीं है कि आप यहाँ पर खड़े हों। किचन में औरतों का काम होता है, मर्दों का नहीं। बहुत बुरी तरीके से अरशद ने अशफर से बात की थी। अशफर हैरान रह गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि अरशद यूँ भी उससे बात कर सकता है। वो जल्दी से बाहर निकल गया। अरशद आबरू से कहने लगा, अगर दोबारा ये शख्स तुम्हें कुछ भी कहे तो तुम बेशक इसके मुंह पर थप्पड़ मार देना, बाकी सब मैं खुद संभाल लूँगा। आबरू तो उसे हैरत से देखे जा रही थी। पहली बार लगा कि वाकई कोई है जो उसकी हिफाजत करने वाला है। फिर अरशद कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जब मेरी दो बड़ी भाभियाँ किचन में आती नहीं, कोई काम नहीं करती, तो फिर तुम क्यों उठकर आ जाती हो यहाँ पर? वो तो पानी तक नहीं पीती। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो। चलो कमरे में जाओ, तुम भी नौकरानी को ऑर्डर दिया करो, यहाँ किचन में काम नहीं करोगी तुम। उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ कमरे में ले गया। वो कहने लगा, ये क्या हुलिया बना रखा है? मैंने तुम्हें इतने कपड़े किस लिए लेकर दिए हैं? जाओ जाकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, तैयार हो, हम बाहर जाकर खाना खाएंगे। आबरू उसे हैरत से देख रही थी। फिर नहाकर तैयार हुई, अपने बालों पर क्लेचर लगाने लगी। तब अरशद ने क्लेचर उतार कर फेंक दिया। फिर आबरू से कहने लगा, ऐसी इतनी अच्छी लग रही हो तो उसका हाथ पकड़कर सबके सामने उसे बाहर ले गया था। होटल में खाना खाने के लिए बैठे तो मेनू कार्ड आबरू के सामने रख दिया। कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। आबरू कहने लगी, मैंने कभी होटल में खाना नहीं खाया, आपने जो मंगवाना है मंगवा लें। अरशद कहने लगा, नहीं, आज तो सब कुछ तुम खुद करोगी। ऑर्डर आबरू ने ही दिया था, लेकिन बहुत झिझकते हुए। वापसी पर जब वो घर आया तो सब लोग अपने अपने कमरों में जा चुके थे। अपने कमरे में आते ही अब अरशद ने दरवाज़ा बंद किया और आबरू का बाजू पकड़कर उसे अपने करीब किया। फिर उसे अपनी बाहों में लिया। वो बहुत बुरी तरह से घबराई। अरशद कहने लगा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारे बाल, माय गॉड, मुझे अच्छा खासा तुम्हारा दीवाना बना चुके हैं। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ लगा चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेने लगा, लेकिन आबरू घबरा रही थी। उसके सीने पर हाथ रखकर आबरू पीछे हटी। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें। अरशद कहने लगा, क्यों ना करूं? मेरा तो आजकल मूड है तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करूं। बीवी हो तो मेरी, मुझे अच्छी लग रही हो, दिल चाह रहा है तुम्हारे साथ सारी हदें क्रॉस करने का। आबरू कहने लगी, सब कुछ करने के बाद आप मुझे छोड़ देंगे? प्लीज़ मुझे अपनी मोहब्बत का मज़ा मत चखाएं तो बेहतर होगा। फिर जब आप मुझे छोड़ेंगे तो मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। अभी भी अरशद का हाथ उसकी कमर पर था, लेकिन वह उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखे उसे करीब होने से रोक रही थी। अरशद कहने लगा, कौन कमबख्त तुम्हें छोड़ना चाहता है? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आबरू उसके हाथ अपने सीने से हटाकर उसे अपने साथ कर चुका था। फिर बेखुदी से अपने होठों को उसके गले पर रख लेने लगा। उसे गोद में भरकर बेड पर लिटा चुका था। आबरू समझ नहीं पा रही थी कि सच में वह इतनी खुश नसीब है या फिर अरशद उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी अरशद की बढ़ती हुई ज़रूरतों को रोक नहीं पाई जिससे वह अपनी शिद्दतें उस पर लुटा रहा था।
वह भी उसमें खोने लगी थी। सुबह का सूरज दोनों के लिए खुशियां लेकर आया था। आबरू शर्म के मारे अरशद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो उसे सीने से लगाए गहरी नींद से सो रहा था। बड़ी आहिस्ता से आबरू ने उसका हाथ अपनी कमर से पीछे किया था कि उठ सके, लेकिन वो उसकी ये कोशिश नाकाम करके उसे और अपने साथ खींच चुका था। अरशद कहने लगा, कौन सा जादू कर दिया है तुमने आबरू? रात का नशा अभी तक मेरे दिमाग से उतरा नहीं। आबरू शर्म के मारे लाल अनार हुई थी। दिल में अभी भी कहीं यही वहम था कि अरशद की मोहब्बत असली है या नहीं। आबरू अरशद के सीने पर हाथ रखकर उंगली से उसके सीने में बालों को हिलाने लगी। आप मुझे कभी छोड़ तो नहीं देंगे ना? अरशद कहने लगा, मेरे दादा ने मेरे लिए कोहिनूर हीरा ढूंढा है। मैं पागल थोड़ी हूँ कि उसे छोड़कर दर दर की ठोकरें खाऊं। ये कहकर वह फिर से उसके होठों पर झुक गया था। बड़ी नरम दिल दिखाई दे रहा था। जब वकील साहब बाद में आए तो आबरू कहने लगी कि वो अपने पति के साथ बहुत खुश है। वह चाहते कि सब कुछ उसके नाम कर जाए, लेकिन अरशद कहने लगा, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ इसी के नाम रहे और हमेशा यही मालकिन रहे। ये बात सुनकर रिजवाना बेगम और बाकी घर वालों के माथे पर बल पड़े थे। वो कहने लगा, मेरे दादा ने अगर सब कुछ इसके नाम किया है तो कुछ सोच कर ही किया है। वकील साहब मुस्कुराए थे और आबरू के चेहरे की चमक उन्हें बता रही थी कि वह अपने पति के साथ खुश हैं। वो चले गए तो रिजवाना बेगम कहने लगी कि क्या कहा है तुमने? वो कहने लगा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा। ये मेरी बीवी और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे भी इससे मोहब्बत हो गई है। मुझे पैसा नहीं चाहिए। रिजवाना बेगम कहने लगी, लेकिन हमें चाहिए। कहने लगा, तो ठीक है, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं कानूनी तौर पर जो कुछ आपका था आपको दे दूंगा। वैसे भी लंदन में मेरी अच्छी जॉब लग चुकी है। मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चे को लंदन ले जाऊंगा। ये सुनकर आबरू इत्मीनान सी हो गई थी। कुछ महीनों के बाद वह प्रेग्नेंट भी हो गई। अरशद के साथ साथ सब घर वालों ने उसका ख्याल रखा। भले ही उनका मकसद वैसा नहीं था। जैसे ही अरशद के घर बेटा पैदा हुआ, आबरू ने सब कुछ अपनी सास के हवाले कर दिया। सब कुछ ससुर के नाम कर दिया। फिर अरशद उसे लंदन ले गया। उसकी जो वहाँ अच्छी जॉब थी। वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे। 2 साल गुजर गए थे उनकी शादी को, लेकिन अरशद की मोहब्बत में कमी नहीं आई थी। सबसे पहले अपने बेटे को गोद में पकड़ लेता, उसे प्यार करता, फिर आबरू किचन में उनके लिए खाना बनाती, अपनी बीवी के गालों को चूमता। आबरू अरशद से कहने लगी कि आप क्या आते शुरू हो जाते हैं, मुझे नहाने तो दें। फिर कहेंगे तुमसे पसीने की बू आती है। वो कहने लगा, नहीं, अब तो ये अमृत की खुशबू लगती है, आदत हो गई है। फिर मेरे लिए ही तो तुम ये पसीना बहा रही हो, अच्छे अच्छे खाने बनाती हो। दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कहानी को अंत तक सुनने के लिए।